राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा जनरल टॉपिक लेंगे। कान से ही संबंधित डिजीज है, लेकिन उसमें हम थोड़ा जनरल लेंगे। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में या बड़ों में भी कान जो है अचानक उसका थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हुआ, खांसी आया और कान उसका बंद हो गया। और कान बंद ही नहीं हुआ, सुन हो गया या उसको थोड़ा कम सुनाई देने लगा, अजीब सी उसमें फरफराहट की या सीटी जैसे आवाज़ कान में आने लगी। और बार बार बच्चा जो है या बड़े भी हैं कान को खींचते हैं या उसको नाक से फुलाते हैं कि कान हमारा खुल जाए, हल्का हो जाए। और ये एक लंबे समय तक होता है। कई बार मरीज यहाँ से उस क्लिनिक से उस क्लिनिक तक जाता है तो भी उसको विशेष कोई रिलीफ नहीं मिलता है। घर के लोग क्या करेंगे कि उठा करके उसमें कुछ नहीं करेंगे तो तेल ही डाल देंगे, कुछ और ले आके डाल देंगे। तरह तरह की चीजें होती हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो कान के अंदर डाल देते हैं कि कान उसका हल्का हो जाए, भारी हो जाए। और नतीजन ये होता है कि कान और तकलीफ होने लगता है, दर्द भी होने लगता है और कान और भारी होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये ज्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है। जब भी हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं कि हमारा जो की पार्ट है मिडिल ईयर डिजीज का यूस्टेकियन ट्यूब है, जो गले से और नाक के पिछले हिस्से से जोड़ती है। तो दो ही कारण होता है। ये मैं पहले बता ही चुका हूं कि इस ट्यूब का जो मेन कार्य है कि टू वेंटिलेट द ईयर से और गले से हवा का आना जाना बना रहे प्रेशर के अनुसार। मिडिल ईयर को प्रेशर मेंटेन किए रहे, उसके एक इक्विलिब्रियम बनाए रखे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और एक ड्रेनेज का रास्ता बनाए रखे ताकि कुछ भी मिडिल ईयर में अगर है तो वो ड्रेन होकर के गले में आ जाए और कान हल्का हो जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, किसी कारण से ये ट्यूब नहीं कार्य करती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में ये चीज होती है। होता क्या है कि जब यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक होती है या कोल्ड होता है बच्चे को या बड़े को, उस कोल्ड में बहुत जोर जोर से लोग नोज ब्लो करते हैं, नाक साफ करते हैं, क्योंकि राइनोरिया होती है, छींक आती है, चाहे वो एलर्जी से आवे चाहे कोल्ड से आवे, जैसे भी आवे लेकिन आती है। अब होता क्या है कि उस प्रेशर के वजह से इस मिडिल ईयर में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। और फ्लूइड कलेक्शन कैसे होगा? जब ये ब्लॉक है, वेंटिलेट नहीं कर रहा है, ड्रेन नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे जो म्यूकोजल लाइनिंग में जो ग्लैंड्स होती हैं वो ज्यादा सिक्रीट करने लगती हैं। मिडिल ईयर प्रेशर में बनता है, मिडिल ईयर एक नेगेटिव प्रेशर बनता है ब्लॉकेज के वजह से। उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से कान बंद हुआ, कुछ हल्का सा कम सुनाई दिया और बाद में धीरे धीरे उसको फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। इस फ्लूइड का इकट्ठा होना ही कान में आपको भारी का सेंसेशन देता है। फ्लूइड जब हिलता है तो उसमें अजीब सी आवाज आती है, फरफराहट होती है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में टिनिटस कहते हैं। हल्की हल्की माइल्ड ग्रेड की पेन होने लगती है। इसमें हियरिंग लॉस होने लगती है, मतलब हियरिंग लॉस बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन होती है। ऐसी कंडीशन को ही हम लोग मेडिकल भाषा में एक्यूट ओटाइटिस इफ्यूजन बोलते हैं, या ओटाइटिस इफ्यूजन मीडिया बोलेंगे, या सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे। और कभी कभी तो ये जो फ्लूइड है वो कभी कभी थिक हो जाती है, बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, ग्लू लाइक।
ऐसी कंडीशन में हम ग्लू ईयर भी बोलते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया इफ्यूजन हुआ, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया हुआ, ग्लू ईयर हुआ, ये बहुत थोड़े थोड़े अंतर है। फ्लूइड बिल्कुल सीरस है, वाटरी है तो सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया या सीरस ओटाइटिस मीडिया, और फ्लूइड थोड़ा विशिष्ट गाढ़ा हो गया तो ग्लू ईयर बोलते हैं उसको। तो ये सब कुछ एक दूसरे की सिनोनिम है। तो ये दो कंडीशन या तो इंक्रीज सेक्रेटरी एक्टिविटीज की वजह से हुआ, ज्यादा गॉबलेट सेल से लेकर के जितनी ग्लैंड्स हैं उसमें म्यूकस को ज्यादा सिक्रेट की, या दूसरा जो कारण है कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन हुआ, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ, उसका इतना ट्रीटमेंट नहीं हुआ जो कि उसको क्योर कर दे, अच्छा कर दे, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट हुआ जिससे कि उसकी दर्द ठीक हो गई और थोड़ी बहुत रिलीफ मिल गया, लेकिन उसमें फ्लूइड बना रहा। मतलब वो ट्रीटमेंट इसकी जर्म्स को किल कर दिया, इसको इनएक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, लेकिन प्रॉपर फ्लूइड वहां से नहीं गया, अब वो फ्लूइड उसी में बना रहा। तो वो दो कारणें होती हैं कि या तो प्रॉपर फंक्शन नहीं किया या इसमें इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट किया एएसएम का या अदर इन्फेक्शन की वजह से, और वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट इनएक्टिवेट तो कर दिया, डिजीज को तो इनएक्टिवेट कर दिया, लेकिन प्रॉपर कंप्लीटली वो ठीक नहीं किया जिससे कि उसमें फ्लूइड बना रहा। तो ये भारी होने का कारण होता है, कुछ कम सुनाई देने का कारण होता है, कुछ अजीब सी सेंसेशन फरफराहट या मेडिकल भाषा में ट्रीट उसके कारण होते हैं। अब ये चीजें जो हैं बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। कारण हम बात हैं कि बच्चों में ये ट्यूब वाइड होती है, शार्ट होती है, बच्चे ज्यादा कोल्ड से प्रभावित भी होते हैं, तो कॉमन कोल्ड फ्लू जितना भी है बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए कान जो है मिडिल ईयर सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया जो है बच्चों में प्रभावित होती है ज्यादा। अच्छा, बच्चों में थोड़ी सी रिलीफ हो जाती है तो बच्चे फिर खेलने लगते हैं, वो ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं। इसलिए छोटा अगर बच्चा है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल, तो ये एक माइल्ड ग्रेड की हियरिंग लॉस उसको बनाए रखेगा, लेकिन बच्चा बता नहीं पाएगा कि हमको कम सुनाई देता है। और चूंकि कम सुनाई देता है थोड़े से बच्चे को, तो ये एक डिलेड स्पीच का भी कारण बनता है। मतलब कि अक्सर पेरेंट्स आते हैं, बताते हैं कि बच्चा हमारा कम बोल रहा है, बोलता नहीं है, अभी तक बोलना शुरू नहीं किया। तो ये भी एक कारण होता है उसको डिलेड स्पीच डेवलपमेंट का, क्योंकि वो थोड़ा कम सुन रहा है। बड़े लोग तो पहचान लेते हैं कि हाँ कान में कम सुनाई दे रहा है और बार बार कान को खींचते हैं और कुछ ना कुछ करते रहेंगे ताकि उनको लगे कि कान हल्का हो जाता है। लेकिन कुछ भी अगर करते हैं बिना सलाह लिए तो कभी कभी ये और प्रॉब्लम करता है। अब देखिए, बच्चों को तो मैंने बताया, ये जो फ्लूइड इकट्ठा होने लगा, लंबे समय तक बना रहा और इनएक्टिवेट फॉर्म बना रहा, धीरे धीरे वो ठीक होता गया, सूखता गया, वो ग्लू ईयर बना और अल्टीमेटली उसको पूरी मशीनरी जितनी भी हड्डी है उसको जकड़ करके उसकी फंक्शंस को रोक देता है, उसी में एक तरह से सूख जाता है। जितना डिले होता है उतना ही वो लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेता है ताकि वो ठीक हो जाए, और कई बार तो पूरी तरह से ठीक होने में काफी महीनों लग जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कंडीशन न आवे, इसके लिए 2-3 चीजें करना चाहिए। एक तो जब भी आपको कोल्ड लगे, जब आपको कोल्ड हुआ रहे, तो कभी भी ये चीज आप वाल्सल्वा मैनुअर बोलते हैं, कभी भी आप ऐसे फुला करके कानों पे प्रेशर न डालें, वो प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। इतना प्रेशर जनरेट होता है गले में कि वो रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में भी और फ्लूइड पैदा कर देता है। तो ये वाल्सल्वा मैनुअर जो मैं बताया आपको, ये कभी भी एक्यूट कंडीशन में या कोल्ड के समय में नहीं करना चाहिए। जब कोल्ड रिजॉल्व कर जाता है उसके बाद अगर भारीपन लगता है तो कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट कंडीशन में नहीं करते हैं। अब दूसरा क्या करेंगे कि अगर फ्लूइड है, मान लिए ठीक हो गया, लंबे समय तक हो रहा है, तो हम लोग स्टीम इनहेलेशन के लिए कहते हैं, कुछ विक्स डाल करके, या बाजार मार्केट में आती है कार्बाल प्लस या और मेडिकेटेड आती है, जिसमें हम उसको स्टीम इनहेलेशन के लिए करते हैं।
अब स्टीम इनहेलेशन का भी तरीका बहुत अलग है। हमने पानी खौलाया, उसमें दवा डाला और दूसरे बर्तन में पलटा, और जब भाप लिया तो दो तरह से स्टीम लेते हैं। ये वाला एक, और एक लेते हैं ऐसे। तो जो स्नोरिंग के, इसके लिए जो हम स्टीम इनहेलेशन लेते हैं वो स्नोरिंग करते हुए स्टीम इनहेलेशन लेते हैं। और जब चेस्ट कंजेशन होता है, चेस्ट में बलगम होता है, तो हम सीधा सीधा ये वाला लेते हैं। तो ये वाला अगर लेंगे तो ये सीधे हमारे चेस्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, उसको रिलीव करेगा। लेकिन जब हम खराटे वाला स्टीम इनहेलेशन लेंगे तो वो हमारे कानों में जाएगा और उसको धीरे धीरे वो बलगम जो जमा हुआ है, जो फ्लूइड, उसको लिक्विफाई करेगा और फिर वो धीरे 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 इस ट्यूब से बाहर आएगा। कुछ एब्जॉर्ब भी होती है और धीरे 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 आराम मिलता है। अब कभी कभी नहीं मिलता है बिल्कुल, ऐसी कंडीशन में फिर सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं हम लोग। सर्जिकल ऑपरेशन में एक टर्म है मेरिंगोटमी, जिसमें हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक इंसिजन लगाते हैं और उसके बाद उस इंसिजन के थ्रू सारे पस को हम खींच लेते हैं। और कई बार जब कुछ भी नहीं निकलता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल चिपक जाता है फ्लूइड की वजह से, सूखने की वजह से, तो कई बार भारीपन को खत्म करने के लिए एक ट्यूब आती है जिसको हम लोग ग्रोमेट ट्यूब कहते हैं। ये ग्रोमेट ट्यूब इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि बाहर से इन्वायरमेंटल प्रेशर मेंटेन होता रहे और ये मिडिल ईयर वेंटिलेट होता रहे। आप ध्यान दीजिए, ये बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, कि जब भी हम मेरिंगोटमी करते हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं भी इंसिजन लगा दिया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में यूजुअली हम इंसिजन लगाते हैं और ड्रेन करते हैं। तो जब भी हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं तो इंसिजन जो लगाते हैं वो एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में लगाते हैं, पीछे नहीं लगाते हैं। पीछे ऑस्किल्स होती हैं और वहां से जो भी फ्लूइड मटेरियल है उसको हम सक कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फिर एक बात बताया हूं कि जब भी स्टीम इनहेलेशन ले तो स्नोरिंग करके ले। स्नोरिंग से ये होता है कि तालू हमारा वाइब्रेट होता है और उस वाइब्रेशन से एयर जो है वो स्टिकियन ट्यूब को खोलने में मदद करती है और वो वेंटिलेट करती है। इसके अलावा फिर मैं कह रहा हूं कि कभी भी एक्यूट कंडीशन में, कॉमन कोल्ड में, आप वाल्सल्वा मैन्योर ऐसे कभी ना करें। तीसरी बात कि जब भी कान भारी लगे तो ऐसा नहीं कि कुछ उठा करके तेल डाल दिया या कोई घरेलू और नुक्सान वाले दवा डाल दिया ना, कुछ भी ना करें आप। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और इलाज करावें, उसके बाद ही इससे आपको छुटकारा मिल सकती है। आप अपनी घरेलू दवाई करते रहेंगे, प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट कभी फिर अगले वीडियो में आप देखें इसको और इसको शेयर भी करें, अच्छा लगे तो, और इससे औरों को भी लाभान्वित करें। थैंक यू।